नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ज्योग्राफी फॉर यू चैनल में। और इसमें हम लोग भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन कर रहे थे, घटनाचक्र का। हम लोगों ने पिछले 3 एपिसोड में गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग तक कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाइए, इसे प्लीज़ देखिए। 10 चैप्टर हो गए हैं। आज कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास पूरा ख़त्म कर दें। कोशिश यही रही कि आज पूरा हो जाए पूर्व मगध काल तक। देखते हैं कहाँ तक हम लोग संभव इसे कर पाते हैं। आप लोग से बस हम सपोर्ट चाहते हैं। सपोर्ट में बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। इस वीडियो को उन लोग तक शेयर कीजिए जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस और अन्य पीसीएस एग्जाम जिसमें इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस आप लोग से बस ये अनुरोध है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। हम लोग आइए अब अगला चैप्टर चलते हैं, 12 नंबर चैप्टर, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो हम लोग यहाँ पे आ गए प्राचीन भारत की स्थापत्य कला। इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग, हमारी टीम ने बिहार स्पेशल घटनाचक्र किया हुआ है जिसमें बीपीएससी के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग चाहिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। आप लोग जाइए, उसे चेक कीजिए। हम लोगों ने विक्टोरिया करंट अफेयर का भी पूरा सीरीज़ किया हुआ है, तो अगर आप लोग ने वो भी नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग जाइए, उसे देखिए। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। तो अगर आप लोगों में कोई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे तो लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो जानकारी इतना ही था, बस धन्यवाद। अब आगे के लिए मैं चलिए आपको शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न रहा, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन? तो चंदेल। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन? तो चंदेल। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया था? तो बनाया था चंदेल ने। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल ने बनवाया था। किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं? तो यह है चंदेल। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो चंदेल। चंदेल राजाओं का ने निर्माण किया क्या? तो खजुराहो। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया क्या? तो खजुराहो। खजुराहो के मंदिर संबंधित है किससे? तो हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से। खजुराहो के मंदिर संबंधित है किससे? तो हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों के निर्माण करवाया? तो यह करवाया चंदेल ने। किस राजवंशों के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया? तो यह था चंदेल। खजुराहो का मंतंगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? तो शिव को। खजुराहो का मंतंगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? तो शिव को। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो यह है दशावतार मंदिर। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो यह है दशावतार मंदिर। बाकी कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, 64 योनि मंदिर स्थित है और चित्रगुप्त स्थित है। मुरौना के समीप स्थित 64 योनि मंदिर के संदर्भ में निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखना क्या क्या सही है। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, यह बिल्कुल सही है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, यह गलत है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, यह बिल्कुल गलत है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनती है कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा सी, 1 और 4। फिर से देखते हैं। मुरौना के समीप स्थित 64 योनि मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, यह बिल्कुल सही है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, यह गलत है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, यह बिल्कुल गलत है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनती है कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन 1 और 4। यहाँ पर देखिए सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 और सूची 2। तो आइए देखते हैं सुमेलित कितने हैं। स्तूप हो जाएगा सांची, चित्रकारी हो जाएगा बाघ, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति हो जाएगा मथुरा और दशावतार मंदिर हो जाएगा देवगढ़। फिर से स्तूप हो जाएगा सांची, चित्रकारी हो जाएगा बाघ, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति हो जाएगा मथुरा और दशावतार मंदिर हो जाएगा देवगढ़। बी ऑप्शन 2, 1, 4, 3। आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो यह है मांडू का महल। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो यह है मांडू का महल। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिर का उद्भव गुप्त काल में मिलता है, यह बिल्कुल सही है। लड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है,
बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए, यह बिल्कुल सही है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। फिर से देखते हैं, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिर का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, यह बिल्कुल सही है। लड़खान जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए, यह बिल्कुल सही है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो यह बना हुआ है ग्वालियर का तेली मंदिर। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो यह है ग्वालियर का तेली मंदिर। निम्नलिखित में से किस केंद्र से 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। तो यह है कन्हेरी। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। तो यह है कन्हेरी। अबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था। तो यह बनवाया था संगमरमर से। अबू का जैन मंदिर किससे बना है। तो यह बना है संगमरमर से। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है। तो यह अवस्थित है भगवान नगर। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है। तो यह है भगवान नगर। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मताबलियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो यह है शैव धर्म। एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः निम्न धर्म मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो यह था शैव धर्म। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक है कहाँ। तो यह है बौद्ध और शैव। डी ऑप्शन 1 एवं 3। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक है बौद्ध एवं शैव के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाया गया मंदिर का श्रेय दिया जाता है किसको। तो दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाया गया मंदिर का श्रेय दिया जाता है किसको। तो राष्ट्रकूटों को। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। तो यह विख्यात है एलिफेंटा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। तो यह है एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है। तो यह है बाघ गुफाएं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता गुफाओं के लिए किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है। तो यह है बाघ गुफाएं। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है। तो यह है नासिक, एलोरा और अजंता। प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है। तो यह है नासिक, एलोरा और अजंता में। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफाएं मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो यह है अजंता। निम्न स्थानों में से बौद्ध मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो यह है अजंता। एलोरा गुफाओं का निर्माण किया गया था कहाँ से। तो राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण किया गया था राष्ट्रकूटों ने। भारतीय शिलावास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा केवल 3 सही है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, यह बिल्कुल सही है। भारतीय शिल्प वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल 3 नंबर ऑप्शन सही है। तो एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है किससे। तो यह संबंधित है 1, 2, 3 तीनों से, मतलब शिव धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है किससे। तो शिव धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से एवं जैन धर्म से। एलोरा की गुफा और शैलकृत मंदिर है तो हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए और जैनों के लिए। एलोरा की गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर है किसके लिए। तो हिंदुओं, बौद्ध एवं जैनों के लिए। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाओं का एक साथ विद्यमान है कहाँ। तो एलोरा में। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाओं का एक साथ विद्यमान है कहाँ। तो एलोरा में। निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो यह है कैलाश मंदिर, एलोरा। निम्नलिखित में कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो यह है कैलाश मंदिर, एलोरा। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो यह है कैलाश मंदिर, एलोरा। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो यह है कैलाश मंदिर, एलोरा। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह करवाया था राष्ट्रकूटों ने।
किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह था राष्ट्रकूट। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो राष्ट्रकूटों ने। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंधित है? तो यह है राष्ट्रकूट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक संबंधित है? तो यह है राष्ट्रकूट। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश थे कौन? तो कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था कौन? तो कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह थे कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह थे कृष्ण प्रथम। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो यह थे जैन धर्म। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो यह थे जैन धर्म। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो यह स्थित है औरंगाबाद में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो यह है औरंगाबाद में। अजंता एवं एलोरा गुफाएं है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों का निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो यह स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है गुप्त मंदिर एवं स्थापत्य। तो पहला देखते हैं ईंट निर्मित मंदिर, यह है भीतर गांव में। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में। शिव मंदिर स्थित है भूमरा में। विष्णु मंदिर स्थित है अहरन में। फिर से ईंट निर्मित मंदिर है भीतर गांव में। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में। शिव मंदिर है भूमरा और विष्णु मंदिर है एलोरा में, अहरन में। बी ऑप्शन 3, 2, 4, 1। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था, यह बिल्कुल सही है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन 1, 2 दोनों सही। फिर से देखते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था, यह बिल्कुल सही है। ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिर में से एक है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही। अजंता की कला को इनमें से किसके ने प्रश्रय या सहायता दिया था? तो यह दिया था वाकाटक ने। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया था? तो वाकाटक ने। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है जातक कथाएं से। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं से। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह है अजंता गुफा बघेरा नदी की घाटी में स्थित है। फिर से निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो है अजंता गुफा बघेरा नदी घाटी में स्थित है। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा कौन कौन सा? अजंता गुफा, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। उपयुक्त स्थानों में कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन 1 और 2 दोनों। मतलब अजंता गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर दोनों। सांची स्तूप भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, वह बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। भारत की लोक चित्रकलाओं के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है। पिथौरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। अजंता एवं महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें समान है? तो इसमें देखना है। तो इसका आंसर रहेगा बी केवलथिन, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। फिर से अजंता एवं महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बात सामान्य है? तो इसका आंसर रहेगा बी केवलथिन, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। हम्पी स्थित है कर्नाटक में। नागार्जुन कोंड स्थित है आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ स्थित है उड़ीसा में। और अरिकामेडो स्थित है पौंडीचेरी में। फिर से हम्पी स्थित है कर्नाटक में। नागार्जुनी कोंड स्थित है आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ स्थित है
उड़ीसा में, और अरिकमेडु स्थित है पांडिचेरी में। ए ऑप्शन 2, 3, 4, 1। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था नरसिंह देव बर्मन ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो यह था नरसिंह देव बर्मन। निम्नलिखित में से किस काला श्याम पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोड़ा या श्याम पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगोड़ा कहाँ है? तो यह है कोणार्क में। ब्लैक पैगोड़ा कहाँ है? तो यह है कोणार्क में। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो यह है कोणार्क मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क मंदिर है। मेठोरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। मेठोरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो यह है मेठोरा। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो यह है मेठोरा। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ? तो भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ? भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो यह है लिंगराज मंदिर। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो है लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह है नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह निर्मित है नागर शैली में। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बालभद्र की मूर्तियाँ बनी है। तो यह है लकड़ी की। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बालभद्र की मूर्तियाँ बनी हैं तो लकड़ी की। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कंबोडिया में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है कंपुचिया में। कंपुचिया। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है कंपुचिया में। कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुआ था? तो याद हुआ था अंकोर वाट। कौन सा बृहद मंदिर का प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में हुआ था? तो यह था अंकोर वाट। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जावा में। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जावा में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है किसका? तो यह है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है कहाँ? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था पल्लव द्वारा। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह पल्लव के द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था कहाँ? तो यह पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम का स्थपत सप्त रथ मंदिर बनाया गया था कहाँ? तो नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाए थे नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम का रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यह है पल्लव। महाबलीपुरम के रथ स्मारकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यह है पल्लव। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो यह है द्रौपदी रथ। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो यह है द्रौपदी रथ। निम्न मंदिरों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे कालानुक्रम के हिसाब से देखना तो पहले हो जाएगा सप्त पैगोड़ा, फिर हो जाएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, फिर गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर। डी ऑप्शन 4, 3, 1, 2। फिर से देखते हैं सप्त पैगोड़ा, फिर हो जाएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, फिर हो जाएगा गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर। यहाँ पे देखिए सुमेल करने के लिए दिया हुआ है। तो एलिफेंटा हो जाएगा गुफा, श्रवण बेलगोला हो जाएगा मूर्ति, खजुराहो हो जाएगा मंदिर और सांची हो जाएगा स्तूप। फिर से एलिफेंटा हो जाएगा गुफा, श्रवण बेलगोला हो जाएगा मूर्ति, खजुराहो हो जाएगा मंदिर और सांची हो जाएगा स्तूप। बी ऑप्शन 3, 4, 2, 1। फिर से यहाँ पर सुमेल करने के लिए दिया हुआ है। भीमबेटका हो जाएगा मध्य प्रदेश में,
शेर टेम्पल हो जाएगा, तमिलनाडु में हम्पी हो जाएगा, कर्नाटक में, और मानस हो जाएगा असम में। फिर से भीमबेटका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, शेर टेम्पल हो जाएगा तमिलनाडु में, हम्पी हो जाएगा कर्नाटक में, और मानस हो जाएगा असम में। बी ऑप्शन 2 3 4 1। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? तो इसमें देखना है खजुराहो मंदिर चंदेल का सुमेल है। सी ऑप्शन, खजुराहो मंदिर चंदेल में स्थित है। यहाँ पे फिर देखिए सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो बैजनाथ धाम स्थित है, शिव मंदिर सारनाथ, बौद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल दिलवाड़ा, जैन मंदिर बद्रीनाथ, विष्णु मंदिर। फिर से बैजनाथ धाम, शिव मंदिर, सारनाथ, बौद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल दिलवाड़ा, जैन मंदिर, और बद्रीनाथ, शिव मंदिर। ए ऑप्शन 2 3 1 4। यहाँ पे फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो हो जाएगा सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर, और गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक। फिर से सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर, और गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक। ए ऑप्शन 2 4 3 1। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो देखना कौन कौन सा विख्यात है। पहला ए ऑप्शन केवल एक अरसवल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो ए ऑप्शन केवल एक अरसवल्ली। यहाँ पे देखिए सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो नालंदा हो जाएगा विश्वविद्यालय, सारनाथ हो जाएगा, अशोक स्तंभ, सांची हो जाएगा स्तूप, और कोणार्क हो जाएगा सूर्य मंदिर। फिर से नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ हो जाएगा, अशोक स्तंभ, सांची हो जाएगा स्तूप, और कोणार्क हो जाएगा सूर्य मंदिर। बी ऑप्शन 2 1 4 3। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो यह स्थित है सिंधु एवं झेलम की नदी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में। सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसने सन्निकट स्थित है? तो यह स्थित है दतिया के निकट। सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? तो यह है दतिया। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है कहाँ? तो यह है मध्य प्रदेश में। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है कहाँ? तो माउंट आबू पर। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है कहाँ? माउंट आबू में। दिलवाड़ा जैन मंदिर है कहाँ? तो माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू के अरावली पर्वत पर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह है हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह है हम्पी में। नागर द्राविड़ एवं और बेसर है क्या? तो यह है भारतीय मंदिर वास्तु के 3 प्रमुख शैली। नागर द्राविड़ एवं बेसर क्या है? तो भारतीय मंदिर वास्तु के प्रमुख 3 शैली। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? तो यह मंदिर रचना शैली को। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर रचना शैली को। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो यह है सीतापुर में। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो यह है सीतापुर में। यहाँ पर देखना है भारतीय कला व संस्कृति के इतिहास में संबंधित निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थान कहाँ स्थित है? तो यह देखना है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, यह कहाँ स्थित है? यह अजंता में स्थित है। यह बिल्कुल सही है। फिर प्रस्तर पर उत्कीर्ण शिशु व वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसे वह देवी पृथ्वी को गहरे विच्छुवत सागर से उबारते दर्शाए गए, यह माउंट आबू पे। यह गलत ऑप्शन है। फिर विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण, यह महाबलीपुरम में, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन 1 और 3 सही है इसमें। अगला, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहला निर्माण किया गया था? तो यह था धौली स्थित शैलकृत हाथी। भारतीय कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो यह है धौली स्थित शैलकृत हाथी। तो यहीं पे हमारा ये सेक्शन खत्म होता है मंदिरों एवं स्थापत्य कला का। अगला सेक्शन हमारा शुरू होगा दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। तो मैं इससे शुरू करने से पहले बस यही कहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों तक इसका
नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो यह है विजयालय। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो विजयालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसमें भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? तो यह है बृहदेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत में विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? तो यह है बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट किसके? तो यह है राजराज प्रथम। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट किसके? तो राजराज प्रथम में। चोलों के राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग। चोलों के राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो यह था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। चोलों की राजधानी थी तंजौर। चोलों की राजधानी थी कहाँ? तंजौर। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो यह थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो यह थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्नलिखित के लिए? तो यह है ग्रामीण सभाएं के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? तो यह ग्राम सभाएं के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो यह है चोल। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? यह है चोल। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह है चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह है चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जैसे शिलालेखों में है वह कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तर मेरूर में। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जैसे जिन शिलालेखों में है वह कहाँ है? तो यह है उत्तर मेरूर में। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन के कार्य देखता है? तो यह है टोटवरियम। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता है? तो यह है टोटवरियम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र सम्राट के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र को जीता। यह भी सही है। तो सी ऑप्शन दोनों सही है। फिर से चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह बिल्कुल सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र सम्राट के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों। चोल काल में निम्नलिखित नटराज का कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृत प्रायः क्या है? चतुर्भुज है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना गया है? तो यह है नटराज की। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व का श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना गया है? तो यह है नटराज। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कौन सी? तो नटराज शिव के कांस्य की प्रतिमा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कौन सी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है? तो यह है चोल कला का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो यह है चोल कला का। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो यह है शिक्षक के रूप में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो यह है शिक्षक के रूप में। 72 व्यापारी चीन के किस कार्यकाल में भेजे गए थे? तो यह है कुलोतुंग प्रथम। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो यह है कुलोतुंग प्रथम। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो यह है चोल। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो यह है चोल। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके अपने शासनकाल में ये अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में से जिन्हें बंगाल की खाड़ी में चोल झील बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह कौन थे? तो यह है राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने
बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह कौन था? तो यह है राजेंद्र प्रथम। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो यह थे राजेंद्र प्रथम। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो यह थे राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने चोलगंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? यह है राजेंद्र। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो यह है राजेंद्र। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो यह है राजराज प्रथम। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो यह है राजराज प्रथम। चोल शासकों के नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो यह है राजराज प्रथम। चोल शासकों का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो यह है राजराज प्रथम। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो यह है राजेंद्र प्रथम। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो यह है राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो यह है कुलोत्तुंग प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो यह है कुलोत्तुंग प्रथम। नीचे दो कथन दिया हुआ है, कथन और कारण वाला प्रश्न। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमें चोलों के विषय में उनकी पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, यह बिल्कुल सही है। चोल शासकों ने मंदिर के दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिससे उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का व्याख्या करता है। फिर से देखते हैं। हमें चोलों के विषय में उनकी पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, बिल्कुल सही है। चोल शासकों ने मंदिर के दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने के चलन प्रारंभ किया जिससे उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एरिपत्ती भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, यह बिल्कुल सही है। तिनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम, यह बिल्कुल गलत है। घटिका प्रायः मंदिर के साथ संबंध विद्यालय, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। फिर से एरिपत्ती भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय में जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तनयूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दिए गए ग्राम, यह बिल्कुल गलत है। घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय, यह बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो यह सी और डी हो जाएगा। नाना देशी और मणिग्राम। इनमें से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो यह है नाना देशी और मणिग्राम। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता है? तो यह है तगर। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता है? तो यह है तगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो यह था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन थे? तो यह है पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो यह है चालुक्य। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो यह है चालुक्य। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी वातापी। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी में थी। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो यह हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो यह है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है कहाँ? तो यह हुआ पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है कहाँ? तो पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में। किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 664 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? तो यह है नरसिंहवर्मन प्रथम। किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? तो यह है नरसिंहवर्मन प्रथम। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवनप्रिय शब्द का घोतक है क्या? तो काली मिर्च का। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में प्रायः यवनप्रिय शब्द घोतक है किसका? तो काली मिर्च का। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? तो व्याकरण और काव्य से। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? तो व्यापार और काव्य से। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है
तमिल व्याकरण का। संगम साहित्य में तुल्कापियम एक ग्रंथ है किसका? तो तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम का लेखक था कौन? तो यह है इलांगो। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इलांगो है। यहाँ पे देखिए सूची सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा तिरुकुरल हो जाएगा दर्शन, तोल्कापियम हो जाएगा व्याकरण, शिल्पाधिकारम हो जाएगा प्रेम कथा और मणिमेखलाई हो जाएगा वणिक कथा। तो डी ऑप्शन 2 4 1 3 यहाँ पे देख लीजिए। तिरुकुरल हो जाएगा दर्शन, तोल्कापियम हो जाएगा व्याकरण, शिल्पाधिकारम हो जाएगा प्रेम कथा और मणिमेखलाई हो जाएगा वणिक कथा। फिर से शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? तो यह नाम है तिरुमुराय। तिरुमुराय। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा भेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है? तो यह है तिरुमुराय। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो यह होती है अरिकमेडू से। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो यह होती है अरिकमेडू से। पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापार स्थित था कहाँ? तो यह है अरिकमेडू। पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान है कहाँ? तो अरिकमेडू। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुक्केन नाम से द पेरिपल्स ऑफ द अरेथियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो यह है अरिकमेडू। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुक्केन नाम से द पेरिपल्स ऑफ द अरेथियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो यह है अरिकमेडू। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह हुई है अरिकमेडू से। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? तो अरिकमेडू से। एम्फोरा जार होता है क्या? तो यह होता है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार्स। एम्फोरा जार होता है क्या? तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार से। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो यह हुआ कदम्ब का। बाकी चेर, चोल और पांड्य का हुआ है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो यह है कदम्ब। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो है पल्लव। बाकी चोर, चेर, पांड्य था। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो पल्लव नहीं था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो यह है तमिल भाषा में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी जाती है? तो यह है कुरल। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी जाती है? तो यह है कुरल। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखन था? तो यह है कंबन। निम्नलिखित में कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखन था? तो यह है कंबन। मध्यकालीन भारत को सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सितर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। बिल्कुल सही है। कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। मध्यकालीन भारत को सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सितर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। यह बिल्कुल सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रमण को स्वीकार करते थे। यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है। गुप्त हो जाएगा देवगढ़, चंदेल हो जाएगा खजुराहो, चालुक्य हो जाएगा बदामी और पल्लव हो जाएगा पनमलई। फिर से गुप्त हो जाएगा देवगढ़, चंदेल हो जाएगा खजुराहो, चालुक्य हो जाएगा बदामी और पल्लव हो जाएगा पनमलई। ए ऑप्शन 4 3 1 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो यह है मणिग्रमन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था? तो यह है मणिग्रमम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है। आप इसका विवरण यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। आइए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात है? तो यह विख्यात है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र।
संगम युग में यूरायूर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। पांड्य राज्य का जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो यह थी वेंगी। पांड्य राज का जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो वेंगी नदी थी। निम्नलिखित में से कौन सा संगम पतन पश्चिम तट पर स्थित था? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन 3 और 4, तोंडी और मुशीरी। निम्नलिखित में से कौन सा संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो यह हो जाएगा 3 और 4, तोंडी और मुशीरी, सी ऑप्शन। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह होते थे राजा के लिए। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तृतीय संगम हुआ था कहाँ हुआ था? तो मदुरई में। तृतीय संगम हुआ था कहाँ? मदुरई में। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो यह है अगस्त्य। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो यह है अगस्त्य। यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है। चालुक्य हो जाएगा बादामी, पल्लव हो जाएगा कांचीपुरम, फिर हर्ष हो जाएगा कन्नौज और पांड्य हो जाएगा मदुरई। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, 2, 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल में आरंभ कर सही कालानुक्रम सजाइए। तो इसका आंसर रहेगा सी 2, 4, 1, 3। पहले हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, फिर हो जाएगा गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, फिर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, फिर हो जाएगा 3 नंबर परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। सी ऑप्शन 2, 4, 1, 3। आइए 69 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो पल्लव कांचीपुरम यह बिल्कुल सही है, पांड्य मदुरई यह भी सही है, चेर पुदुचेरी यह गलत है, चोल तंजौर यह बिल्कुल सही है, होयसल द्वार समुद्र यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, चोर पांडिचेरी। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर हो जाएगा परमेश्वरम वर्मन प्रथम, फिर हो जाएगा नंदी वर्मन प्रथम। ए ऑप्शन 4, 2, 1, 3। फिर से पहला हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर हो जाएगा परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर हो जाएगा नरसिंह वर्मन नंदी वर्मन प्रथम। ए ऑप्शन 4, 2, 1, 3। यहाँ पे देखिए ईस्वी सन सबका दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते। अगला प्रश्न। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया? तो यह है मातवालिन। निम्नलिखित में किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल को चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया? तो यह है मातवालिन। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो यह है चालुक्य। बाकी राजपूत, गुप्त एवं मौर्य ने किया है। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो यह है चालुक्य। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो यह है चालुक्य राजा कुमारपाल। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो यह है चालुक्य के राजा कुमारपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी कौन सी? तो यह वनवासी। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी कौन सी? वनवासी। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो यह है मोटुपल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो यह है मोटुपल्ली। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो यह है पांड्य। दक्षिण भारत के किस वंश के एक राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो यह है पांड्य। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ? तो मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मदुरई में। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा मदुरई, बालाजी विश्वनाथ, फिर वेंकटेश मंदिर हो जाएगा तिरुमल आंध्र प्रदेश, महाकाल मंदिर हो जाएगा उज्जैन और बेलूर मठ हो जाएगा हावड़ा पश्चिम बंगाल। फिर से मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा मदुरई, बालाजी विश्वनाथ,
वेंकटेश्वर मंदिर हो जाएगा, तिरुमल आंध्र प्रदेश, महाकाल मंदिर हो जाएगा उज्जैन, और बेलूर मठ हो जाएगा हावड़ा बंगाल। तो बी ऑप्शन 2, 1, 4, 3। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं गोपुरम। तो यहाँ पे हमारा संगम युग भी समाप्त हुआ। 80 प्रश्न थे इसमें, उस सारे समाप्त हो गए। अब हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार को देखते हैं। तो मैं शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं और अभी तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस पर डाला जाए तो आप लोग तक इसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हेरोडोटस से। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है हेरोडोटस से। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। अष्टाध्याय हो जाएगा पाणिनि, महाभाष्य हो जाएगा पतंजलि, निरुक्त हो जाएगा यास्क, और वार्तिक हो जाएगा कात्यायन। फिर से अष्टाध्याय हो जाएगा पाणिनि, महाभाष्य हो जाएगा पतंजलि, और निरुक्त हो जाएगा यास्क, और वार्तिकी हो जाएगा कात्यायन। ये ऑप्शन 1, 4, 3, 1, 2। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन से? तो यह है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन से? तो विशाखदत्त थे। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी अमरकोश, कुमार सूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस, चारों लिखे गए थे। डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन सा गुप्त काल में लिखी गई थी? तो डी ऑप्शन चारों लिखी गई थी। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे कौन थे? तो दंडित थे। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार कौन थे? तो दंडित थे। यहाँ पे देखिए पुस्तक और उनके रचनाकार दिए हुए हैं, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था? तो यह लिखे थे दांडी ने। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था? दांडी ने लिखा था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो यह लिखे थे कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो यह इन्होंने नहीं लिखा था जानकी हरण। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो जानकी हरण इन्होंने नहीं लिखा था। बाकी मालविकाग्निमित्रम लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम इन्होंने लिखा था, कुमार संभव इन्होंने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो यह है रामचरित्र। उत्तम रामचरित्रम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो यह है उत्तम रामचरित्रम। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है किससे? तो यह है नाट्य शास्त्र से। उत्तरी भारत शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है किससे? तो नाट्य शास्त्र से। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। पाणिनि हो जाएगा अष्टाध्याय, वात्स्यायन हो जाएगा कामसूत्र, चाणक्य हो जाएगा अर्थशास्त्र, और कल्हण हो जाएगा राष्ट्रांगनी। फिर से पाणिनि हो जाएगा अष्टाध्याय, वात्स्यायन हो जाएगा कामसूत्र, चाणक्य हो जाएगा अर्थशास्त्र, और कल्हण हो जाएगा राष्ट्रांगनी। ये ऑप्शन 3, 1, 4, 2। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है राष्ट्रांगनी। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो राष्ट्रांगनी है। कल्हण द्वारा रचित राष्ट्रांगनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कल्हण द्वारा रचित राष्ट्रांगनी किससे संबंधित है? तो यह है कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। कल्हण की राष्ट्रांगनी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गुड़वाहो लिखी थी किसने? तो यह वाकपति द्वारा। कल्हण की राष्ट्रांगनी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गुड़वाहो लिखी थी किसने? तो वाकपति द्वारा। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। भार्वी हो जाएगा किरातर्जुनियम, हर्ष हो जाएगा नागानंद, कालिदास हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम, और राजशेखर हो जाएगा कर्पूर मंजरी। फिर से भारवी हो जाएगा किरातार्जुनियम, हर्ष हो जाएगा नागानंद, कालिदास हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम, और राजशेखर हो जाएगा कर्पूर मंजरी। डी ऑप्शन 4, 2, 3, 1। संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं में महाभारत से अपना कथासूत्र लिया था? नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। मतलब नैषधीयचरित्र, किरातार्जुनियम और शिशुपालवध।
फिर से देखते हैं, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं में ने महाभारत से अपनी कथा सूत्र लिया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब नैषधीय चरित्र, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए सुमेलित करते हैं। विशाखदत्त हो जाएगा नाटक, वराहमिहिर हो जाएगा खगोल विज्ञान, चरक हो जाएगा चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त हो जाएगा गणितज्ञ। फिर से विशाखदत्त हो जाएगा नाटक, वराहमिहिर हो जाएगा खगोल विज्ञान, चरक हो जाएगा चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त हो जाएगा गणित। सी ऑप्शन 2, 3, 1, 4। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? तो यह संबंधित है चिकित्सा से। वराहमिहिर की पंचसिद्धांतिका आधारित है किस पे? तो यह यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। वराहमिहिर की पंच सिद्धांत आधारित है किस पे? तो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कालिदास रघुवंश सही है, भाष्य स्वप्न वासुदत्तम यह बिल्कुल सही है, शिवबंधु कादम्बरी यह गलत है, हर्ष रत्नावली यह बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, शिवबंधु कादम्बरी। मिलिंद पन्हो क्या है? तो यह पाल ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो पाल ग्रंथ है, पाली ग्रंथ सॉरी। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किन हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो यह डालता है मिनांडर पर। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो यह डालता है मिनांडर पर। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है, वह भिक्षु कौन है? तो भिक्षु थे नागसेन। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, तो वह भिक्षु कौन थे? तो यह थे नागसेन। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ दरबारी कवि और राजा, तो अमीर खुसरो हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन हो जाएंगे, समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हो जाएंगे हर्षवर्धन। फिर से अमीर खुसरो हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन, समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन। बी ऑप्शन 4, 1, 2, 3। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन का समय शासक था कौन? तो जयसिंह। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन के समय शासक था कौन? जयसिंह। कल्हन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो यह है 8। कल्हन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं। कल्हन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो यह है जोनराज एवं शिविर। कल्हन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज एवं शिविर। सौंदरानंद किसकी रचना है? तो यह है अश्वघोष। सौंदरानंद किसकी रचना है? तो यह है अश्वघोष। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे कौन? तो हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। हर्ष ने निम्नलिखित में से किस रचनाओं का लेखन किया था? तो इन्होंने किया था नागानंद, हर्ष, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। तो बी ऑप्शन हो जाएगा बी, 1, 2 और 4। वैसे हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली की रचना इन्होंने की थी। बी ऑप्शन 1, 2 और 4। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो यह है बृहद संहिता। निम्न 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो यह है बृहद संहिता। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो यह है नाटककार। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा सोमेश्वर क्या प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? तो यह है नाटककार। निम्न युगों में सही सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे देखना कौन सा सही सुमेलित है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक यह बिल्कुल सही है। बुद्धचरित वासुबंधु यह बिल्कुल गलत है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त यह सही है। हर्षचरित बाणभट्ट यह बिल्कुल सही, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। फिर से मृच्छकटिकम शूद्रक यह सही है। बुद्धचरित वासुबंधु यह गलत है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त यह सही है। हर्षचरित बाणभट्ट यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा सही उत्तर देखना है। पानी पुष्यमित्र शुंग के संबंधित है, यह बिल्कुल सही है, सॉरी यह बिल्कुल गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, यह बिल्कुल गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। कालिदास चंद्रगुप्त से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो बारहमेर हो जाएगा बृहद संहिता, विशाखदत्त हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक हो जाएगा मृच्छकटिकम और बिल्हन हो जाएगा विक्रमांक देव चरित्र। फिर से देखते हैं, बारहमेर हो जाएगा
बृहत संहिता विशाखदत्त हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम शूद्रक हो जाएगा। मृच्छकटिकम और मिलन हो जाएगा विक्रमादेव चरित्र। बी ऑप्शन 3, 4, 2, 5। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो यह है उपयुक्त सही, मतलब पद्मगुप्त का नव सहसाक चरित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चित्रामणि और उदयपुर प्रशस्ति। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। फिर से निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो यह पद्मगुप्त का नव सहसाक चरित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चित्रामणि और उदयपुर प्रशस्ति। निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी हर्ष यह गलत है। मालविका अग्निमित्र कालिदास यह बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त यह बिल्कुल सही है। सौंदरानंद अश्वघोष यह बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, कर्पूर मंजरी हर्ष। शकुंतलम किसने लिखी थी? तो यह लिखे थे कालिदास ने। शकुंतलम किसने लिखी थी? तो कालिदास ने लिखी थी। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मृच्छकटिकम, उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। बाकी मेघदूत लिखी गई थी, ऋतु संहार लिखी गई थी और विक्रमो वर्षम लिखी गई थी। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो यह है मृच्छकटिकम। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक के नायक थे कौन? तो अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक के नायक थे कौन? तो अग्निमित्र। प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंगम राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो यह है मालविका अग्निमित्रम। प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र का प्रेम कहानी है? तो यह है मालविका अग्निमित्रम। स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? तो यह है भास। स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? तो भास है। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो यह है जयदेव। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यह अलंकृत करते थे जयदेव लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यह है जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान है, दशरूपक नाट्यकला है, लीलावती गणित है और महाभाष्य व्याकरण है। फिर से अष्टांग संग्रह क्या है? आयुर्विज्ञान है, दशरूपक है, नाट्यकला, लीलावती है, गणित और महाभाष्य व्याकरण। बी ऑप्शन 4, 1, 3, 2। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, या निम्न से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह कहा गया गीता में। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, या निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह कहा गया गीता में। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, या निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह कहा गया है महाभारत में। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, या निम्न में से किस ग्रंथ में लिखा गया? तो यह महाभारत में लिखा गया है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसने 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो यह हुआ है पंचतंत्र। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भाषीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, यह है पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी किसमें? तो विष्णु शर्मन द्वारा। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी विष्णु शर्मन द्वारा। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो सर्ववर्मा हो जाएगा, कार्तंक शूद्रक हो जाएगा, मृच्छकटिकम विज्ञानेश्वर हो जाएगा, मिताक्षरा और कलहन हो जाएगा रास्तरंगिणी। फिर से स्वर्णवर्मा हो जाएगा, कांत्रत शूद्रक हो जाएगा, मृच्छकटिकम विज्ञानेश्वर हो जाएगा, मिताक्षरा और कलहन हो जाएगा रास्तरंगिणी। बी ऑप्शन 4, 3, 1, 2। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है। बी ऑप्शन, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, या इसमें विकल्प सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो यह है भास्कर। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो यह है भास्कर। सी ऑप्शन।
गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे कौन? तो यह है भास्कराचार्य। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य थे। आर्यभट्ट थे क्या? तो भारतीय गणित एवं खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट थे क्या? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। इनमें से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मानक की खोज की थी? तो यह है आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मानक की खोज की थी? तो यह है आर्यभट्ट। मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो यह है महेंद्र बर्मन। मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो यह है महेंद्र बर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो समाज व्यवस्था से। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे कौन? तो मनु। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। निम्नलिखित में से किस भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो यह है मनु को। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो यह है मनु को। शून्य का आविष्कार किया था किसने? तो किसी अज्ञात भारतीय ने। शून्य का आविष्कार किया था किसने? तो अज्ञात भारतीय ने। शून्य की खोज की किसने? तो भारतीयों ने। शून्य की खोज की किसने? भारतीयों ने। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, हुई ली, यह बिल्कुल सही है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, यह गलत है। हिस्टोरियल फिलिपिकन पंपोइस ट्रोगस, यह बिल्कुल सही है। द हिस्ट्री हेरोडोटस, यह बिल्कुल सही है। तो गलत हो जाएगा बी ऑप्शन। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, यह गलत है। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह है वीणा। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है। तो यहाँ पे यह भी समाप्त हुआ। वो अगला अध्याय हो जाएगा पूर्व मध्यकाल, जो कि 800 से 1200 ईस्वी के बीच में है। तो यह शुरुआत करने से पहले मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाए जिसे इसकी ज़रूरत है। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो यह थे पृथ्वीराज तृतीय। निम्नलिखित में कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो यह पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो यह जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो जावा सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध बिहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो यह है वालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन सा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध बिहार की स्थापना की तथा उनके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल को 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? तो याद है बालपुत्र देव। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनाया गया था? तो यह बनाया गया था सारनाथ में। गोविंद चक्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो यह बनवाया था सारनाथ में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है क्या? तो यह सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया क्या? तो सूर्यवंशी। अल्लाह उदगल संबंधित है किससे? तो यह महाबो से। अल्लाह उदगल संबंधित है किससे? तो महोबो से। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो यह है चंद्रबदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबदाई है। पृथ्वीराज विजय का लेख कौन है? तो यह है जैनक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो यह है जैनक। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो अब्दुल रहमान हमीर रासो, यह गलत है। चंद्रबदाई पृथ्वीराज रासो, यह सही है। जागनिक आल्हा खंड, यह बिल्कुल सही है। नरपति नल्हा विल्सल देव रासो, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, अब्दुल रहमान हमीर रासो। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका या दिल्ली शहर की स्थापना की थी? यह है तोमर वंश। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं सदी में दिल्लिका या दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो यह है तोमर वंश। जिजाग भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? तो बुंदेलखंड का। जिजाग भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का। धनदेव किस वंश का शासक था? तो यह थे जिजाग भुक्ति के चंगदेल। धन वंश किस वंश के शासक थे? तो यह थे जिजाग भुक्ति के चंदेल। निम्नलिखित शासकों का नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कोट से चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा A 3 2 1 4। यशोवर्मन, फिर हो जाएगा धन, फिर हो जाएगा विद्याधर, फिर हो जाएगा कार्तिक वर्मा। यशोवर्मन,
फिर हो जाएगा धन, फिर हो जाएगा विद्याधर और कार्तिक वर्मा। ए ऑप्शन 3 2 1 4। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनाया था? तो यह बनाए थे परमार राजा भोज ने। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो यह बनवाए थे परमार राजा भोज ने। पांडुवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ? तो यह उत्तर बंगाल में। पांडुवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ? तो उत्तर बंगाल में। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो यह अवस्थित है बिहार में। उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? यह बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो यह थे धर्मपाल। निम्नलिखित में से किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो यह थे धर्मपाल। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो यह थे धर्मपाल। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो यह थे धर्मपाल। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह थे धर्मपाल। उस पाल शासक के नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह थे धर्मपाल। विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? तो यह थे पाल वंश। विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? तो यह थे पाल वंश। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह थे धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने की थी। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महावीर की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो यह थे धर्मपाल। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो यह थे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह स्थित है बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन किस राजाओं ने जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो यह है सी ऑप्शन केवल 2 और 4 मतलब गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव मल। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? गोपाल को और नंदी वर्मन पल्लव मल को। सी ऑप्शन 2 और 4। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला। बाकी उदंतपुर, नंदा एवं विक्रमशिला स्थान था। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो यह थे दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो यह थे दंती दुर्ग। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो यह थे दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो यह थे दंती दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए थे? तो यह हुए थे अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए थे? तो यह थे अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा थे कौन? तो यह थे मिहिर भोज। महानतम प्रतिहार राजा कौन थे? तो मिहिर भोज के थे। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी? तो यह थे मिहिर भोज की। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी? तो यह थे मिहिर भोज की। निम्नलिखित ऐतिहासिक वक्तव्यों का नाम कालानुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन 4 1 3 2। पहले हो जाएंगे वत्सराज, फिर जाएंगे नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्रपाल, फिर महिपाल। पहले फिर से वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्रपाल, फिर महिपाल। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? तो यह थे भद्रभट्ट प्रथम। बाकी नागभट्ट, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? तो यह थे भरत भट्ट प्रथम। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह है कुमारपाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह थे कुमारपाल। निम्न में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो यह है लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो यह है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था सेनों द्वारा। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो यह था सेनों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत का प्रसिद्ध विधिवेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 2 और 4 मतलब विज्ञानेश्वर, फिर हेमाद्रि और जीमुतवाहन। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध विधिवेता थे? तो यह थे विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जीमुतवाहन। सी ऑप्शन 1 2 और 4। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित है? तो यह इसका आंसर होगा बी और सी
महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार संबंधित है? तो महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो प्रतिहार हो जाएगा, कन्नौज चोल हो जाएगा, तंजौर परमार हो जाएगा, धारा और सोलंकी हो जाएगा, अनहिलवाड़ फिर से प्रतिहार हो जाएगा, कन्नौज चोल हो जाएगा, तंजौर परमार हो जाएगा, धारा और सोलंकी हो जाएगा, अहिलवाड़। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने? तो नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने? नागभट्ट प्रथम ने। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे कौन? तो सी ऑप्शन 2, 3 और 4, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे कौन? तो पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। निम्न में से कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो यह चोल थे। निम्न में से कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो चोल थे। महोदय किनका पुराना नाम है? तो यह है कन्नौज का। महोदय किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का। निम्न में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो यह था कन्नौज। निम्न में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना था? कन्नौज को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति। तो कोल या कोयल अलीगढ़, यह बिल्कुल सही है। महोत्सव नगर महोबा, यह बिल्कुल सही है। महोदय श्री कन्नौज, यह बिल्कुल सही है। जिजाक भुक्ति कौशाम्बी, यह गलत है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, जिजाक भुक्ति कौशाम्बी। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए अर्थात सहायता प्रदान की थी? तो यह थे जयसिंह सिद्धराज। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो यह थे जयसिंह सिद्धराज। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। राजा भोज ने शासन किया था कहाँ? तो धार पर। राजा भोज ने शासन किया था कहाँ पर? तो धार पर। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो यह थे भोज। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो यह थे भोज। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठी देवी हैं कौन? तो भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर के अधिष्ठी देवी कौन है? तो भगवती सरस्वती। इनमें से कौन परमार वंश के शासक नहीं था? तो यह थे गंगई देव। इनमें से कौन परमार वंश के शासक नहीं थे? तो गंगई देव थे। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है खजुराहो, बुंदेलखंड और तिरुपति रायलसीमा। सी ऑप्शन 2 और 4, 2 और 5। खजुराहो, बुंदेलखंड और तिरुपति रायलसीमा। गोंडवाहो के रचयिता थे कौन? तो वाकपति। गोंडवाहो के रचयिता कौन थे? तो वाकपति थे। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसके निरूपित करता है? तो यह करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र या वाटर व्हील। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो यह करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था कौन? तो सुल्तान जैनुल अबादीन। कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था कौन? तो सुल्तान जैनुल अबादीन। कश्मीर के शासक जैनुल अबादीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था शाही खां। कश्मीर के शासक जैनुल अबादीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था साहिल खां। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह थे नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है सोमेश्वर प्रथम। कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह है सोमेश्वर प्रथम। 60 नंबर प्रश्न। और इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हुआ। 4 वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कर लिया। अब अगला वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। और आप हमें सपोर्ट कीजिए हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। और जितना अधिक से अधिक बार आप लोग इस वीडियो को देखेंगे उतना अच्छा से अच्छा आपका रिवीजन हो सकेगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसे कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखें,
ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।